जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आए दोस्तों, देखिए आज हम फिर साइंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके जितने भी एसएससी वगैरह और रेलवे के एग्जाम हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उन सभी एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है ना कहीं आए हुए हैं। तो आगामी जितने भी हमारे रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, जैसे आपका एलपी है, टेक्नीशियन है, लोको पायलट है, और सॉरी लोको पायलट तो हो गया, और ये जो आपका आरबीजेई वगैरह है, एनटीपीसी वगैरह है, जितने भी एग्जाम होने वाला है उन सब में आपका ये क्या होगा, क्वेश्चन आपका रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। और ये जो उत्प्लावन बल होता है उस पिंड के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? ओके, आप इस चीज को अपने दैनिक जीवन में इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। सपोज करिए आप एक कोई प्लास्टिक का टुकड़ा ले लीजिए जिसमें कि कुछ वेट हो। आप उसको क्या करिए, जितना उस टुकड़े का वेट है ना उसके ज्यादा आयतन के बराबर पानी लीजिए और उस टुकड़े को उसमें डाल दीजिए। तो आप देखेंगे क्या कि वो जो टुकड़ा है उसमें तैरेगा, और वो जो टुकड़ा तैर रहा है ना, वो जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वो जो पानी डिस्प्लेस किया है ना वही क्या करेगा, उतना ही वॉल्यूम नीचे से जो पानी है उसको फोर्स देगा उसको ऊपर आने के लिए। मतलब उसको तैरती हुई अवस्था बनाए रखने के लिए जो पानी है वो क्या करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, एक थ्रस्ट लगाएगा, और उसी थ्रस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स। तो हमारे स्कूल टाइम में जब हम पढ़ते थे तो एक बहुत फनी सा इसका डेफिनेशन दिए थे हमारे टीचर्स ने, सुनाते हैं हम आपको। ठीक है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत को लेकर के है, इसको दिल से मत लीजिए आप लोग। तो हमारे जो सर थे उन्होंने बताया था क्या, ये आर्मोनियस सिद्धांत था, और वो जो बताए थे वो क्या था, प्यार का सिद्धांत था। प्यार का सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया कि जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूब जाता है, ठीक है, जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में पूरी तरह से या आंशिक रूप से कहने का मतलब है थोड़ा बहुत, जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूब जाता है तो उस लड़के की पढ़ाई में कमी आ जाती है। ओके, जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में पूरी तरह से आंशिक रूप से डूब जाता है तो उसकी पढ़ाई में कमी आ जाती है, और यह कमी उस लड़की के द्वारा किए गए प्यार के बराबर होती है। तो ठीक यही प्रोसेस है, जब कोई भी चीज आप पानी में डालते हैं तो जब उसको हम पानी में डालते हैं ना तो उसका जो वेट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और वो जो वेट कम होता है उसको नीचे से एक फोर्स मिलता है जिससे कि उसका वेट उसको कम पता चलता है। जैसे हम ही लोग पानी में जब बैठते हैं या फिर अंदर नहाते हैं तो हमारा वेट बहुत हल्का होता है। वो हमको ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जो वाटर है, जो पानी है ना, वो हमको ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट लगाता है, एक फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है इसको किसने दिया था? आर्किमिडीज सिद्धांत। इसको हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं कि इनके अकॉर्डिंग आर्किमिडीज सिद्धांत होता है क्या है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो उस पिंड के भार में कमी आती है, और ये जो पिंड के भार में कमी आती है उस पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, अब आता है प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल, इसकी डायमेंशन पूछ देता है एग्जाम में। प्रतिबल की बीमा क्या होती है? ओके, प्रतिबल की बीमा होती है ml टू द पावर -1 एंड t टू द पावर -1। आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हैं। देखिए, प्रतिबल इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है आपका? ma, और a क्या होता है आपका? एरिया, मीटर स्क्वायर इसको बोलते हैं। ओके, ये जो m है ये क्या है? मॉस है। ठीक है, ये इसको आप कैपिटल में लिख सकते हैं। ये क्या है? मॉस। और मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? केजी। और ये ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर। और ये जो मीटर है, ये मीटर को स्क्वायर लिख देंगे। देखिए, ये 1 मीटर से ये 1 मीटर क्या हो जाएगा आपका? क्रॉस हो जाएगा। केजी का यूनिट क्या हो जाएगा आपका? डायमेंशन के फॉर्म में m, और ये जो टी स्क्वायर नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टी टू द पावर -2,
एंड ये मीटर, मीटर की हम लोग कैसे लिखते हैं, लेंथ, ये हो जाएगा l⁻⁻⁻⁻⁻, क्योंकि उसको हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं तो इसका जो साइन है ये +1 से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टाइम +2 है, ऊपर गया तो -2 हो गया। तो इस तरह से आप प्रतिबल का यूनिट निकाल सकते हैं, सॉरी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ओके, अब आइए देखिए हुक्स लॉ। हुक का नियम एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों, कि हुक का नियम क्या होता है। तो हुक का नियम, जो प्रतिबल होता है विकृति के समानुपाती होता है। हुक साहब ने यही बताया था क्या, कि जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रतिबल और विकृति ये होता क्या है। प्रतिबल एक तरह का आपका प्रेशर ही होता है, जिस तरह से प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे ही प्रतिबल जो होता है इसका भी वो आपका वही फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब बात आती है विकृति। विकृति क्या है, देखिए विकृति जो होती है ये आपका ओरिजिनल लेंथ एंड इसकी लेंथ में कोई परिवर्तन हुआ उसी को बोलते हैं, या फिर उसकी रेशियो को बोलते हैं विकृति। मतलब लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, या इनिशियल लेंथ बोल सकते हैं आप, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, लंबाई में परिवर्तन अपॉन इनिशियल लेंथ लिखिए, या फिर लिख सकते हैं प्रारंभिक लंबाई, इनिशियल लेंथ मतलब लंबाई में परिवर्तन, और प्रारंभिक लंबाई का रेशियो क्या कहलाता है, विकृति, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। तो आप एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जो विकृति होती है, विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है। जो विकृति होती है इसकी कोई बीमा नहीं होती है, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहां से जो प्रतिबल और प्रोपोर्शनल विकृति आपस में, जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो हम लोग जानते हैं कि एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट यहाँ पर ई के फॉर्म में आता है। ओके, और यहां से अगर हम ई के वैल्यू निकालें तो प्रतिबल ऊपर है, विकृति आपका नीचे जाएगा, तो प्रतिबल अपॉन विकृति हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलते क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। ये ई क्या है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है, प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं इसको। और इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रत्यास्थता जो गुणांक होता है इसका यूनिट एग्जाम में आता है, होता क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं, चाहे यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे आपका रेखीय प्रसार गुणांक हो, ठीक है, सॉरी रेखीय प्रसार गुणांक नहीं, मतलब ये जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं, जितने भी टाइप के प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं ना, उन सभी जैसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, दृढ़ता गुणांक हो गया, जितने भी आपके प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं उन सभी का जो यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई वस्तु पानी में गिरती है तो पानी क्या करती है, उसके ऊपर एक ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, या फिर आप उसको बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स, उत्प्लावन बल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो पानी के द्वारा ऊपर की ओर जो लगाया जाता है बल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्षेप बल, या उसको उत्प्लावन बल बोलते हैं, ठीक है। पानी किसी भी ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कोई पानी में गिरता है तो उस पानी क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है, एक थ्रस्ट लगाती है, उसी फोर्स या थ्रस्ट को हम लोग बोलते हैं उत्क्षेप या उत्प्लावन बल। ओके, अब आता है सापेक्षिक घनत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है, सापेक्षिक घनत्व होता क्या है, देखिए सापेक्षिक घनत्व पदार्थ का जो घनत्व है उसमें अगर हम लोग पानी के घनत्व से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा सापेक्षिक घनत्व निकल जाता है। एग्जाम में डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आया था, सापेक्षिक घनत्व इक्वल टू क्या होता है, तो पदार्थ का घनत्व डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड अपॉन पानी का घनत्व डेंसिटी ऑफ वाटर। पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा सापेक्षिक घनत्व आ जाता है, ठीक है। देखिए यहां पर जिस प्रकार विकृति में ऊपर भी लेंथ था नीचे भी लेंथ था, तो लेंथ से लेंथ मतलब कट गया, इसकी कोई बीमा नहीं थी, कोई डायमेंशन नहीं होती है। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर आपका सापेक्षिक घनत्व में भी होता है। यहाँ भी ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी के यूनिट से डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, रिमूव हो जाती है। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सापेक्षिक घनत्व होता है इसकी भी कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है। जो सापेक्षिक घनत्व होता है
इसकी भी कोई बीमा नहीं होती। एग्जाम में आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन आता है कि सापेक्षिक घनत्व की बीमा होती है निम्न में से, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए जो तुक्का मारने वाले हैं वो तो 4 में से कोई ना कोई एक मार ही देंगे, ठीक है, 4 में से कोई ना एक तो मारेंगे ही, लेकिन वो जो ऑप्शन लिखा होगा इनमें से कोई नहीं ना, उस पर वो टिक नहीं मारेगा, सोचेगा कोई ना कोई तो बीमा होती ही होगी। लेकिन जो पढ़े हैं वो जानते हैं कि भैया सापेक्षिक घनत्व तो एक घनत्व का दूसरे घनत्व से रेशियो होता है, अनुपात होता है, तो इसकी कोई बीमा होती ही नहीं, तो वो उसी को टिक कर देगा, उसका आंसर सही हो जाएगा, और जो तुक्का मार जाएगा उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सापेक्षिक घनत्व और विकृति, ठीक है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। देखो जो हमने बात किया था इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम इसको लेकर के आए। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला ना कि विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, तो इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, ये आपका आरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन कि सीजीएस पद्धति में विकृति की बीमा क्या होती है। सीजीएस पद्धति में सेंटीग्राम सेकेंड, इस सिस्टम में विकृति की बीमा पूछ दिया था भैया, चाहे सीजीएस पद्धति बोलो, चाहे एमकेएस बोलो, चाहे एसआई पद्धति बोलो, किसी भी पद्धति में विकृति की कोई बीमा होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई बीमा नहीं होता। ठीक है, आपका ऑप्शन था कोई नहीं या कुछ नहीं, एक ऑप्शन था आपका उसमें सीजीएस पद्धति में विकृति की कोई बीमा नहीं होती, तो उसमें एक ऑप्शन दिया था कुछ नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे जो पढ़े होंगे वो तो इसी को लगाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, जो तुक्का मारने वाले हैं, वो तो किसी ना किसी को लगा ही देंगे। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति हो, चाहे एमकेएस पद्धति हो, चाहे एसआई पद्धति हो, जो विकृति होती है इसकी कोई बीमा नहीं होती है। अब देखिए, बिना टूटे हुए किसी पदार्थ के विकृत मतलब होता है अपने शेप को चेंज कर लेना। ठीक है, बिना टूटे हुए अगर आप किसी भी पदार्थ को विकृत कर देते हैं, तो ये जो पदार्थ विकृत हो रहा है ना, इसकी इस कैपेसिटी को या फिर इसकी इस एबिलिटी को, इसकी इस योग्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, सुघट्यता बोलते हैं। अब देखिए सुघट्यता वर्ड तो बहुत लोग पहली बार सुने होंगे कि सुघट्यता क्या होता है। आज प्लास्टिक जानते हैं आप लोग, प्लास्टिक का ही हिंदी नाम होता है सुघट्यता। ठीक है, प्लास्टिक का हिंदी नाम होता है सुघट्य, और प्लास्टिसिटी बोलते हैं सुघट्यता को। ठीक है, प्लास्टिसिटी। ठीक है, अगर आप कोई भी प्लास्टिक का चीज ले लीजिए, ठीक है, अगर आप कोई भी प्लास्टिक का चीज ले लीजिए, आप उसको ऐसे बेंड करिए, टिल्ड करिए, तो देखेंगे आप वो क्या करेगा, वो झुक जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। ओके, y इक्वल टू 100 साइन 44t। देखिए ये आपका एक रिलेशन दिया है, ये इस रिलेशन से आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, आवृत्ति और आवर्तकाल जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो आवृत्ति है और ये जो आवर्तकाल है, इसको निकालने के लिए एक आपका रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन। सरल आवर्त गति का एक समीकरण होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, देखिए ये होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर कराइए तो देख सकते हैं आप a इक्वल टू कितना है, 100 है, ये a साइन के जस्ट बगल में a की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर a है ना, तो अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछ देता, त्वरण पूछ देता, तो आप कितना बताते, 100 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया एक्सेलरेशन। अब आपसे पूछा क्या है, आवृत्ति और आवर्तकाल। यहाँ पर साइन और टी के बीच में आप देख रहे हैं ये ओमेगा बोलते हैं इसको, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना, 44। तो ओमेगा इक्वल टू दिया है 44, और ओमेगा इक्वल टू एक आपका इक्वेशन होता है, या फिर आप बोल सकते हैं एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन। ओके, अब हमसे पूछा क्या है, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और ओमेगा की वैल्यू कितना दिया है, 44, और एन निकालना है तो 2 पाई को अपॉन में लाइए, तो ये हो गया हमारा एन की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आवृत्ति। तो आवृत्ति हमारा कितना निकल गया, 44 अपॉन 2 पाई। अब आपसे पूछा क्या है, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड जो होता है, देखिए एन इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी। ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है ये आपका
या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का जस्ट 1 के अपॉन में होता है। तो अगर हम लोगों को n पता है तो अगर हमको t निकालना है तो 1/n कर सकते हैं। यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n, मतलब जो n की वैल्यू आई है उसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, टाइम पीरियड का। तो अगर हम टाइम पीरियड का वैल्यू निकालें तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा 2π/44। ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। ओके, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है इसको दिया था लेवोसियर नाम के एक साइंटिस्ट ने, जिनका के पूरा नाम क्या था, एंटोनी लेवोसियर। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है, देखिए जो ये लेवोसियर साहब हैं इन्होंने बताया क्या कि जब भी कोई दो कंपाउंड मिल करके कोई थर्ड कंपाउंड बनाते हैं तो जो रिएक्टेंट साइड में या फिर जो रिएक्टेंट की तरफ जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है, जब इन रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट को बोलते हैं अभिकारक, जो अभिकारक तरफ यौगिक होते हैं उनका जो सम होता है, उनका जो परमाणु भार होता है, उनका जो सम होता है, वो उनके मिलने से जो तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है, फिर जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, उस प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट का जो द्रव्यमान होगा दोनों का सेम होगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल बताते हैं आपको। सपोज करिए कि ये आपका कार्बन है और ये आपका ऑक्सीजन है, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये जो रिएक्टेंट साइड है, अभिकारक साइड जो है ना, इधर का जो भी द्रव्यमान संख्या होगा, चलिए देखिए कितना है, देखिए कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 32 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक का क्या होता है 16 और 2 का हो जाएगा 32। ठीक है, तो इधर कितना है 44 है, मतलब इधर जो द्रव्यमान संख्या 44 है उधर भी 44 ही होना चाहिए। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कार्बन 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इधर भी कितना है 44 है। तो यही है सिद्धांत आपका द्रव्यमान संरक्षण, मतलब जो अभिकारक की तरफ जितने भी आपके एलिमेंट है उनका जो द्रव्यमान संख्या का सम होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, वो उत्पाद में जो भी आपके एलिमेंट होंगे उनका जो द्रव्यमान संख्या होगा दोनों इक्वल होगा। यही उन्होंने बताया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कॉपर होता है, ठीक है, जो कॉपर वायर होते हैं, जो भी आपके कॉपर की चीजें होती हैं, जब इनको हम लोग एयर में खुला छोड़ देते हैं, वायु में खुला छोड़ देते हैं, तो इसके ऊपर एक हरा रंग की परत बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो वायर वगैरह होते हैं देखा होगा आप लोगों ने कि उस पर एक हरे रंग की पपड़ी जम जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसके ऊपर एक हरे रंग का लेयर जम जाता है। तो वो जो हरे रंग का लेयर होता है आप उसको करोजन बोल सकते हैं। ठीक है, और वो जो करोजन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है। ओके, जब भी हम लोग कॉपर को अगर हम वायु में खुला छोड़ देंगे तो उसके ऊपर एक हरे रंग की परत बन जाती है, और वो किसका परत होता है, कॉपर कार्बोनेट का होता है। ठीक है, देखिए एक आपका रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पर जिंक है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस समीकरण में कॉपर को जिंक क्या कर रहा है, हटा दे रहा है, उसका जो प्लेस है वो सल्फेट के साथ है कॉपर का, लेकिन जिंक क्या किया, उसको मार के भगा दिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। इसको हम लोग बोलते हैं एक तत्व दूसरे से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। ये एक आपका रिएक्टिविटी सीरीज होता है। उस रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू ये होता है कि अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट उसके सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए एक दो लड़के हैं, एक लड़की है और एक लड़का है, तो वो दोनों क्या है, कपल्स है, या फिर समझ लीजिए कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो अगर लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया तो वो क्या करेगा, इस लड़के को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब इसको हटा देगा अपनी लाइफ से इस लड़के को, और उस लड़के को अपनी लाइफ में लेकर आएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो लड़का गया है और जो लड़का आया है उस लड़की के पास, तो ये जो लड़का आया है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा या फिर ज्यादा अट्रैक्टिव रहा होगा पहले वाले से, तो इसीलिए उसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया पहले वाले को। तो उसी तरह से ये भी है, ये जो जिंक है ये ज्यादा पावरफुल है इस कॉपर से, या फिर आप बोल सकते हैं ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया बाहर और वो खुद सल्फेट के साथ
हो गया। ठीक है, इसका एक सीरीज होता है, मैंने आप लोग को लिखवाया है, आप मेरे वीडियो में जाइए देखिएगा, मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाया इसको। ठीक है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? जो पानी है जब हम लोग उसको ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। देखिए होता क्या, ये रहा हमारा पानी, यहीं पे बता देते हैं हम, ये रहा हमारा पानी और किसके साथ मिला रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2। तो देखिए जब हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर इसको हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, इसके साथ हम लोग जो वाटर मिला रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां से बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहां से Ca, यहां से O और यहां से ये O और H2 दोनों, और यहां पे क्लोरीन गैस हमारी निकल जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए ये वाटर और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो यहां से कैल्शियम और ऑक्सीजन इस वाटर के साथ जुड़ के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिए और ये जो Cl2 है इसको बाहर रिलीज कर दिया। तो जब भी हम लोग पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो हमारे कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, अब आता है मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, जब हम लोग इसको वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, ये जो हमारा मैग्नीशियम का रिबन होता है जब हम इसको वायु में जलाते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि जब मैग्नीशियम का रिबन जल जाता है तो जो बचता है प्रोडक्ट उसका रंग कैसा होता है? तो वो सफेद रंग का होता है। ठीक है, किस रंग का बनता है? सफेद रंग का बनता है जब ये पूरी तरह से जल जाता है। तो अब देखिए कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहली बात आती है कि चूने का पानी होता क्या है? चूने का पानी होता क्या है? चूने में पानी मिला दो तो वो चूने का पानी बन जाएगा, है कि नहीं? चूने में पानी मिला दो तो चूने का पानी बन जाएगा। चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, यही तो होता है चूना। इसमें पानी मिला दीजिए वाटर, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यही क्या है? चूने का पानी है। ओके, यही क्या है? चूने का पानी, जिसको हम लोग स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। एग्जाम में ये भी आता है। स्लैग्ड लाइम किसे कहते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। क्विक लाइम किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, क्विक लाइम या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है, बिना बुझा चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। क्विक लाइम किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। स्लैग्ड लाइम किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन पूछा क्या कि कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है? देखिए जब चूने में हम लोग पानी मिला देते हैं तो चूने का पानी बन जाता है या फिर स्लैग्ड लाइम बन जाता है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं? दीवार में पुताई करने के काम लेते हैं। तो ये जब दीवार में पुताई हो जाती है ना, तो ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट की एक पपड़ी जमा लेता है अपने ऊपर, जो कि क्या करता है? काफी शाइनिंग देता है। जब हम लोग दीवार पर चूने की पुताई करते हैं तो तुरंत वो तो चमकता नहीं है, कुछ समय बाद ना वो शाइनिंग देना स्टार्ट करता है। वो शाइनिंग देना स्टार्ट तभी शुरू करता है जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना ले। ठीक है, तो क्या करता है? वो शाइनिंग देना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? CaCO3। क्या बनाएगा? CaCO3। देखिए यहां से कैल्शियम ले लिया, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड था, यहां से एक ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कितना था? 2 था, तो और क्या बचेगा? वाटर बचेगा। ठीक है, तो पूछा क्या हम लोगों से कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? दूध मतलब क्या है? दूधिया मतलब जैसे संगमरमर देखा आप लोगों ने, संगमरमर कैसा होता है? दूध की तरह सफेद होता है ना, तो संगमरमर का भी यही फॉर्मूला होता है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल बोलो चाहे आप संगमरमर बोलो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो बोला है यहाँ पे ना, जो दूधिया बना दे रही है, ये दूधिया वर्ड इसी कैल्शियम कार्बोनेट के लिए ही आया है, क्योंकि जब हमारा जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड से आपका रिएक्शन करता है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है ना, यही हमारा दीवार में पुताई होने के बाद शाइनिंग इसी से आता है। दूध की तरह जो हमारा मकान चमकने लगता है ना, वो इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही चमकता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
अब देखिए आता है सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है। सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 होता क्या है, Na2CO3। ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक HCl। अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनेगी, देखिएगा कौन सी गैस बनेगी। पहली बात देखिए, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम क्लोराइड तो पक्का ही बनेगा। यहाँ पर सोडियम 2 बार है, यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टाइम्स ऑफ NaCl बन जाएगा। और क्या बनेगा, क्लोरीन तो निकल गया यहाँ से, और क्या बनेगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए अभी 2 हाइड्रोजन है ना, H2 और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो ये एक ऑक्सीजन वाटर ये हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा तो वाटर बन जाएगा, और यहां से क्या बच जाएगा, CO2 केवल। तो जब भी हम सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा, कौन सी गैस बनती है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, अब देखो आता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक लाल भूरे रंग की गैस बनती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लाल भूरे रंग की गैस बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको गलती से नाइट्रस ऑक्साइड बोला था ना, यहां से भी नाइट्रस ऑक्साइड से भी एक क्वेश्चन आता है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है ये हमारी हंसाने वाली गैस, जिसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। ओके, अब देखिए जब NaCl के पानी के बने घोल के अंदर हम लोग बिजली प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास भी बोलते हैं इसको। ठीक है, NaCl के पानी के बने घोल के अंदर बिजली प्रवाहित करने पर क्या बनता है, हमको क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, अब देखिए वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो हम घी वगैरह हम लोग को मिलती है ना, तो वनस्पति तेल से हमारा घी जब निकाला जाता है तो उसमें एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, एक उत्प्रेरक यूज करते हैं, और उस उत्प्रेरक का नाम क्या है, निकिल। तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है, निकिल उत्प्रेरक। अब देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक एक मोटिवेशन है या फिर बोल सकते हैं एक मोटिवेटर है, जो कि क्या करता है, बाहर से किसी को मोटिवेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की रेट को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, चलिए दोस्तों आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। और देखिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज सपोर्ट करिए, और आइए इसी की तरह हम और भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के लिए रेलवे के एग्जाम के लिए लाएंगे। तो चलिए इतना रह देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।